हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्किनर का प्रयोग सिद्धांत करेंगे, जो कि सीटेट, एसटेट, डीएसएसबी सभी एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं और कई बार तो एग्ज़ामिनर 5-5 क्वेश्चंस भी हमसे पूछ लेता है इससे। तो आज हम इसी विषय पे पढ़ेंगे, स्किनर का प्रयोग और सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रस्तुत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है भाई बच्चों, तो इसका इतिहास पढ़ते हैं। सीखने के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर थे। ठीक है भाई, तो ये पूछ लिया जाता है आपसे कि क्रिया अनुबंधन सिद्धांत, यहाँ से ये पूछ लिया जाता है भाई इसके सिद्धांत कौन थे। तो इसके सिद्धांतक थे हमारे, ये याद करने लायक चीज़ है भाई, ये आपका याद करने लायक है। इसके बाद उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में किया था। यह भी पूछ लिया जाता है कि इसका प्रतिपादन कब किया गया था। स्किनर जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, तब उन्होंने व्यवहार का वस्तुनिष्ठ एवं व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए यंत्र विकसित किए, जिनमें स्किनर बॉक्स भी है। पुनर्बलन क्रिया, यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ पूछ लेता है। इस यंत्र के माध्यम से उन्होंने अवलोकन विधि का प्रयोग करके चूहे और कबूतर की सहज क्रियाओं पर उनके प्रयोग किए। पुनर्बलन किस पे किया था भाई? इस यंत्र के माध्यम से किस किस चीज़ पे किया था अवलोकन? कबूतर और चूहे पर। स्किनर का यह सिद्धांत विभिन्न नामों से जाना जाता है। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है भाई कि स्किनर का सिद्धांत किस किस नाम से जाना जाता है। तो नाम है जैसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, क्रियात्मक सक्रिय अनुबंधन अंतक्रिया सिद्धांत। ठीक है भाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, ये आपको याद करना चाहिए। यहाँ से लेके और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये आपको पूछ लिया जाता है सीटेट, डीएसएसबी किसी भी टीचिंग एग्जाम में। कॉन्सेप्ट, पावलोव की प्रयोगात्मक स्थिति, जिसमें प्रयोगात्मक सब्जेक्ट अर्थात कुत्ता एवं सक्रिय भूमिका अदा करता था। ये कुछ दूर हल पर स्किनर एक ऐसा प्रयोगात्मक परिस्थिति में रखकर प्रयोग के सीखने का व्यवहार का अध्ययन करना चाहते थे, जिसमें अदा कर सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक विशेष बॉक्स तैयार किया। ठीक है भाई, जिसमें प्रयोग जैसे चूहा स्वतंत्र होकर घूमकर रह सके और किसी अनुक्रिया विशेष से सीख सके। देखो भाई, जो पावलो ने कुत्ते पर वो किया था, उसी से कुछ दूरी पर
स्किनर ने अपनी प्रयोगशाला बनाई और वहाँ पर एक स्किनर बॉक्स बनाया जिसमें कि एक चूहे को रखा गया। ठीक है भाई। और उसमें उस चूहे को छोड़ दिया गया। ऐसे स्किनर तो चूहे, कबूतर तथा मनुष्य पर कई प्रयोग कर सकने के व्यवहार का अध्ययन किया, परंतु उनके द्वारा स्किनर बॉक्स में चूहे पर किया गया प्रयोग काफ़ी प्रभावित हुआ। ठीक है भाई। अब उनका जो ये प्रयोग था, यह जो स्किनर का जो प्रयोग था भाई, यह काफ़ी प्रसिद्ध रहा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यही क्वेश्चन लिया जाता है कि स्किनर ने, तो वही बात आती है कि स्किनर का उसने कबूतर और चूहे दोनों पर प्रयोग किया था, लेकिन जो चूहे वाला है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। प्रयोग: स्किनर ने कार्यात्मक अनुबंधन का अध्ययन करने के लिए अपनी विधि तथा उपकरण का विकास किया। उन्होंने एक बॉक्स का निर्माण कराया जिसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। स्किनर ने वही एक बॉक्स बनाया जिसका नाम स्किनर बॉक्स रखा गया। इसमें एक लीवर रखा गया, उस बॉक्स के अंदर एक लीवर रखा गया जिसको दबाने की अनुक्रिया को व्यवहार का एक इकाई माना गया। उसमें एक बॉक्स में एक लीवर रखा गया जिसमें कि वो चूहा, जो उसमें चूहा छोड़ा गया, वो घूम कर अगर उस लीवर को दबाता तो यह एक अनुक्रिया का व्यवहार की एक इकाई माना गया। इस बॉक्स में एक चूहा रखा गया जो भूखा था। भूखा होने के कारण चूहा बॉक्स के अंदर इधर उधर दौड़ता, क्योंकि भाई जब चूहा भूखा हुआ तो वो बॉक्स के अंदर इधर उधर दौड़ने लगा और कूदता उछलता रहा, कूदने लगा और उछलने लगा। चूहे की इस उछल कूद में अचानक एक बार उसके पैर से लीवर दब जाता है। लीवर दबते ही एक अलग तरह की आवाज़ के साथ तस्वीर में कुछ भोजन आ जाता है। जब भाई चूहा भूखा हुआ तो वो इधर उधर उस बॉक्स के अंदर घूमने लगा, उछल कूद करने लगा और गलती से एक बार उस लीवर पर उस चूहे का पैर आ जाता है और पैर आते ही उसमें एक तस्वीर में कुछ भोजन आ जाता है। जैसे ही चूहे की तस्वीर में खाने की सामग्री दिखाई पड़ती है वह उसे खा लेता है। तो वह चूहा उस भोजन को खा लेता है। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है। अब चूहे को यह लगता है कि जब मैं इसमें उछल कूद करता हूँ तो उछल कूद करने से खाना आ जाता है, तो जब भी उसे भूख लगती तो वह इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता। विशिष्ट आवाज़ होने के साथ साथ भोजन तरह तरह से खाद्य पदार्थ आ जाने से उनके प्रयासों के बाद चूहा भोजन प्राप्त होने का प्रक्रिया को समझ जाता है। अब भाई जब वो चूहा बार बार यही प्रक्रिया करता है
और उसे पता लगता है कि जब लीवर दबाया जाता है तो उस पिंजरे में एक आवाज़ आती है बॉक्स में। तो यह जब प्रक्रिया, यह चीज़ कई बार होती है तो चूहा समझ जाता है कि जब उसका पैर लीवर पे आएगा, यह लीवर है और उस पर जब वो पैर रखेगा तो उस बॉक्स में आवाज़ आएगी और खाना उसके पास आ जाएगा। इस प्रकार वह लीवर को दबाकर भोजन तंत्री में खाद्य सामग्री को मंगाना सीख जाता है, उस चीज़ को मंगाना सीख लेता है। इन प्रयोगों से स्पष्ट हो गया कि प्राणी द्वारा सीखने की जो अनुक्रिया होती है उसे पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है। ऊपर के प्रयोगों में भोजन पुनर्बलन के कारण है। अब देखो भाई, जब वो चूहा बार बार एक ही प्रक्रिया को करता है और यह देख लेता है कि लीवर पे पैर आने से उस बॉक्स के अंदर एक अलग ही आवाज़ आती है और खाना आ जाता है, तो वह इस बात को समझ जाता है और जब भी उसे भूख लगती है तो वो लीवर दबाता है और खाना मंगा लेता है और खा लेता है। इन प्रयोगों से यह पता लगता है कि प्राणी भी इसी प्रकार सीखता है, अनुक्रिया करके सीखता है। जब हम किसी चीज़ को दोबारा से दोहराते हैं तो उसे पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है और हम पुनर्बलन से ही सीख पाते हैं। पुनर्बलन, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि पुनर्बलन क्या है। ठीक है भाई, पुनर्बलन के बारे में पढ़ते हैं। पुनर्बलन से तात्पर्य वैसे उद्दीपक से होता है। पुनर्बलन से यह तात्पर्य है उस उद्दीपक से होता है जो किसी अनुक्रिया को भविष्य में होने की संभावनाओं को बढ़ाता है। पुनर्बलन की स्किनर ने 2 भागों में बोला है या बताया है। अब पुनर्बलन का मतलब होता है भाई, देखो किसी चीज़ ने, आपने कोई चीज़ सीखी, अब उसका पूर्ण अभ्यास हो जाना। जैसे कि आपने देखा कि भाई सीटेट या डीएसएसबी के एग्ज़ाम दिसंबर में निकलते हैं, तो आप अगले साल पुनर्बलन करेंगे, अंदाज़ा लगाएंगे कि फॉर्म दिसंबर में निकलेंगे। अब पुनर्बलन 2 प्रकार का, स्किनर ने 2 प्रकार का बताया भाई। ठीक है, यह लाइन हमें पढ़नी चाहिए। पहला धनात्मक पुनर्बलन और दूसरा ऋणात्मक पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन पॉजिटिव व्यवहार होता है और ऋणात्मक पुनर्बलन हमारा नेगेटिव पुनर्बलन होता है। धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है? वे उद्दीपक होते हैं जिनकी उपस्थिति से अनुक्रिया शक्ति बढ़ जाती है। वो उद्दीपक होता है जिससे उपस्थिति से अनुक्रिया शक्ति बढ़ जाती है। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए भोजन धनात्मक पुनर्बलन है। अब कोई इंसान भूखा है और उसके सामने खाना आ जाए तो वो उसके लिए क्या है? पॉजिटिव। ठीक है भाई, धनात्मक है। इसी प्रकार पानी, धन, दौलत, मान, सम्मान, प्रशंसा एवं सामाजिक मान्यता की प्राप्ति आदि भी धनात्मक पुनर्बलन हैं। यह सारी चीज़ें उसके लिए, जो उसकी
रोज़ाना दैनिक जीवन की ज़रूरतें हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं उसकी पॉजिटिव पुनर्बलन है, क्योंकि वो इन चीज़ों की उसको आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। जैसे भाई भूख यानी भोजन रोज़ाना चाहिए, पानी, धन चाहिए, दौलत चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, और उस इंसान की प्रशंसा होनी चाहिए, एवं सामाजिक मान्यता, उसे समाज में एक दर्जा मिलना चाहिए। ये सभी चीज़ें धनात्मक पुनर्बलन के अंदर आती हैं। अब है बात करते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन। ऋणात्मक पुनर्बलन वे उद्दीपक होते हैं जिनके अनुपस्थिति में अनुक्रिया दर में वृद्धि हो जाती है। इससे सक्रिय अनुक्रिया की संभावनाओं को बल मिलता है। जैसे यदि भाई वे होते हैं जिसमें डर की अनुभूति होती है, वो ऋणात्मक होते हैं जिसमें डर हो। जैसे कोई एग्ज़ाम है और आपको लगता है कि मैं उसमें फ़ेल हो जाऊंगी या फ़ेल हो जाऊंगा, तो वो उसमें आपकी क्या आई, ऋणात्मक पुनर्बलन की अभिव्यक्ति आई। अब उदाहरण से सीखते हैं। यदि बालक कुत्ते या बिल्ली के डर से भोजन नहीं करता है, भाई कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, वो कुत्ते या बिल्ली के डर से भोजन ही नहीं करता, तो उन्हें हटाने पर भोजन कर लेता है, तो इस स्थिति में कुत्ता या बिल्ली की अनुपस्थिति ऋणात्मक पुनर्बलन है। जैसे कोई कुत्ता या बिल्ली आ जाए और वो बच्चा खाना ही ना खाए, तो वो उसके लिए क्या है, ऋणात्मक पुनर्बलन है भाई। ठीक है, उसको अगर हम हटा लेते हैं तो उसमें डर हो गया ना, कुत्ता या बिल्ली आ गई तो वो खाना नहीं खाएगा बच्चा। इसी प्रकार बिजली का उद्यात, डरावनी आवाज़, डांट, फटकार, चमकीली तेज रोशनी आदि कुछ भी हो सकता है भाई। जैसे इस प्रकार बिजली का आघात मतलब बिजली वगैरह कड़कना, डरावनी आवाज़ें आना, डांट देना बच्चे को, फटकार देना, चमकीली तेज रोशनी आना जिससे कि बच्चा डर जाए, वो सारी चीज़ें क्या हैं, ऋणात्मक पुनर्बलन है। प्रयोग के परिणामों के आधार पर स्किनर ने कहा कि व्यवहार प्राणी या उसके अंश की किसी संदर्भ में गति है। यदि गति या तो प्राणी में स्वयं निहित होती है अथवा किसी बाहरी उद्देश्य या शक्ति के नेत्र से आती है। अब स्किनर जी कहते हैं कि व्यवहार जो प्राणी के व्यवहार है वो प्राणी के या तो अंदर अंश की किसी संदर्भ की गति से आता है, या तो इंटरनली व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, या तो वो उसमें उस अपने पेरेंट्स वगैरह को देखकर या इंटरनली आता है, या वो जैसे भी समाज में रहता है उन सभी चीज़ों को देखकर आता है। आप अपने प्रयोग से स्किनर ने यह पाया कि लीवर दबाने की क्रिया चूहे के लिए सरल हो गई। भाई स्किनर ने यह पाया कि जो पहले चूहा उछल कूद कर रहा था, कुछ समय के बाद उसे यह पता लग गया कि इस लीवर को दबाने से पिंजरा खुल जाएगा और भोजन आ जाएगा। तो उसके लिए क्या हो गई, वो चीज़ आसान हो गई। जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हो तो किसी भी एग्ज़ाम को आप आसानी से पास कर लेते हो। लीवर बार बार दबाया जाता है, अतः निरीक्षण गुम हो गया।
अब जब लीवर को बार बार दबाया गया तो उसे रिमाइंड हो गया। अब उसे उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं रही। अब उसे पता लग गया चूहे को कि लीवर कौन सा है और कहाँ पर है, कि इसे दबाने से भोजन आ जाएगा। लीवर दबाने की क्रिया का अभ्यास हो जाता है। अब वो बार बार उछल कूद करता है। पहले 10 चक्कर लगाता है उस पिंजरे के, फिर 8 लगाता है, फिर 6 लगाता है, फिर 4 लगाता है। ऐसे कर करके अभ्यास हो गया और वो अब एक ही बारी में उस पे लीवर पे पैर रखकर अपना खाना खा लेता है। स्किनर को इस सिद्धांत प्राणी द्वारा भविष्य में व्यवहार को दोहराए जाने हेतु सक्रियता प्रारंभ में किए गए व्यवहार का परिणाम से अनुकूलित होता है। अब स्किनर कहते हैं जो व्यवहार में, स्किनर ने कहा कि ये जो सिद्धांत प्राणी द्वारा भविष्य में ये चीज़ें बार बार दोहराई जाती हैं जिससे कि वो व्यवहार में स्थायी हो जाता है, अनुक्रियित हो जाता है। अब हमने देखा कि भाई हम कोई एग्ज़ाम देने गए और पहली बार हमारे 100 नंबर आते हैं तो हमें पता लग गया कि इस प्रकार पेपर देने से हमारे इतने नंबर आते हैं। अब वो अगली बार बच्चा दोबारा से पेपर देने जाएगा तो वही आशा रहेगी कि उससे ज़्यादा ही आए, क्योंकि अभ्यास वो बार बार करता रहता है। ऐसे ही ज़िंदगी में कोई भी प्राणी कुछ ना कुछ सीखता रहता है और रिमाइंड होती रहती हैं चीज़ें, जिससे उसका पुनर्बलन अच्छा होता रहता है। इसलिए इस प्रकार की व्यवहार की अनुकूल क्रिया प्रस्तुत तथा अधिगम को इस प्रक्रिया को क्रिया प्रस्तुत या क्रिया अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। अब इस व्यवहार को या तो क्रिया प्रस्तुत कहते हैं या क्रिया अनुबंधन के नाम से जानते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को नोमित या साधारणात्मक अनुबंधन सिद्धांत का नाम से भी जाना जाता है। जो आपका ये टॉपिक है वो मेन यही है कि इस सिद्धांत को इस नाम से जाना। आगे चलते हैं भाई। स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षणिक आशय विपर्श या महत्व। भाई जो स्किनर का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत था उसका महत्व क्या क्या है। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में निम्न है। भाई शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या महत्वाकांक्षाएं की। इस सिद्धांत का प्रयोग करके अध्यापक बच्चों के बालकों के व्यवहार का विकास ऐसे कर सकता है जो सामाजिक एवं सामाजिक रूप से संदिग्ध और स्वीकार हो। इस सिद्धांत का प्रयोग करके अध्यापक बच्चों में अच्छी अच्छी चीज़ें व समाज में उस बच्चे की उपयोगिता महत्व कर सकता है। दूसरा, इस सिद्धांत के माध्यम से बालक को नवीन विषय वस्तु सीखने में सरलता होती है। इस सिद्धांत से भी बच्चे को नई नई चीज़ें सीखने में सरलता मिलती है। अधिगम के परिणाम स्वरूप बालक को मिलने वाला पुरस्कार या दंड से बालक सीखने की सही दिशा में अग्रसर हो जाता है।
अब भाई इस सिद्धांत में या तो उस बच्चे को पुरस्कार मिलेगा या फिर दंड मिलेगा। अगर कोई किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया और वो पास हो गया तो उसे उस चीज़ का क्या मिला भाई, पुरस्कार। तो उस कार्य को वो क्या करेगा, बार बार करेगा। अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देने गया और वो फेल हो गया तो वो उस चीज़ से बचेगा, कभी अगली बार मैं फिर से फेल ना हो जाऊं, और दंड की आभूति होगी। बालकों के भाषा विकास तथा शब्दार्थ विकसित में इस सिद्धांत की महत्वाकांक्षा भूमिका है। बच्चों में वह भाषा विकास का सहचार्य बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इससे बच्चे भाषा में अलग अलग शब्दार्थ सीखने को मिलते हैं। पुनर्बलन इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता है। पुनर्बलन के माध्यम से बालकों के व्यवहार को सही दिशा दी जा सकती है। अब पुनर्बलन से बच्चे को अच्छी शिक्षा व माध्यम से बालक में व्यवहार में चेंज लाया जा सकता है। ठीक है भाई, एक कार्य को आप बार बार कराते हैं। हम बच्चे को कहते हैं कि भाई जो बच्चा सबसे पहले होमवर्क पूरा करेगा तो उसे टॉफ़ी दी जाएगी, जिससे कि बच्चे में व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। इस सिद्धांत से पता चलता है कि छात्रों में दंड नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा सीखने की गति धीमी हो जाती है। अब इसमें नोट करने वाली बात है भाई, हमने पुनर्बलन की बात की। एक तो पुनर्बलन सकारात्मक था, एक नकारात्मक था, जिसको कि ऋणात्मक। ठीक है भाई बच्चों, तो पुनर्बलन को नकारात्मक पुनर्बलन नहीं कहा जा सकता। पुनर्बलन दोनों ही सूरतों में पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है भाई, स्किनर के सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के गुण या विशेषताएं उल्लेखित करें। उसके गुण व उसकी विशेषताएं बताएंगे। इस सिद्धांत की विशेषताएं निहित हैं, जो इस प्रकार हैं। यह सिद्धांत बालकों की क्रियाशीलता पर बल देता है। यह जो सिद्धांत है बच्चों की क्रियाशीलता पर बहुत ज़्यादा बल देता है तथा बालक की स्वाभाविक अनुक्रियाओं के माध्यम से सीखने को प्रेरणा देता है। अब यह स्वाभाविक अनुक्रियाओं के माध्यम से सिखाता है भाई, ताकि वे स्वयं अनुक्रिया के द्वारा अधिगम कर सकें। उससे कि उन्हें वो प्रेरणा दी जाती है कि वो स्वयं उस चीज़ से कुछ सीख सकें। इस सिद्धांत के उपयोग द्वारा बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन शीघ्र संभव है। अब जब हम बताते हैं बच्चे को कि भाई कोई भी किसी बच्चे ने क्लास में अच्छा कार्य किया तो हम उसे सम्मानित करते हैं। सभी बच्चों से तालियां बजवाएंगे और सम्मानित करेंगे तो और बच्चों में भी ये भावना आएगी कि अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमारी भी प्रशंसा होगी और हमें भी आगे खड़ा होने का मौका मिलेगा, जिससे कि बच्चे में व्यवहार में शीघ्र जल्दी से जल्दी परिवर्तन संभव है। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखने में पुनर्बलन का बहुत महत्व है। क्रिया, जब भाई हम किसी कार्य को करते हैं तो उद्दीपक होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए, अनुबंधन होना चाहिए। अब उद्दीपक क्या है हमारा, एग्ज़ाम। क्रिया क्या है, उसके लिए पढ़ना। अनुबंधन क्या है, उन दोनों से हमारा
परिणाम आना। इस प्रकार पुनर्बलन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अतः पुनर्बलन द्वारा बालक की अनिर्दिक अभ्यास की प्रतिदिन करके सीखने की स्वाभाविक और दृढ़ प्रदान की जा सकती है। अब जो बच्चा है, पुनर्बलन द्वारा बालक को रोजाना, जब एक बच्चा रोजाना कोई नई नई चीज़ पढ़ता है, रिमाइंड करता है और उन चीज़ों को पुरानी चीज़ों से जोड़ता है, तो उससे बच्चे का अभ्यास होता है और वह प्रतिदिन कुछ ना कुछ न्यू सीखता है, जिससे वह चीज़ उसके दैनिक जीवन में दृढ़ हो जाती है। जब हम एक टॉपिक को पढ़ते हैं और कुछ समय के बाद रिमाइंड करते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ हिस्सा हम उसका भूल जाते हैं और कुछ हिस्सा हमें याद रहता है। अब जो हमें याद रहता है वो हमें स्थायी हो जाता है। ठीक है भाई। क्रिया प्रस्तुत अधिगम द्वारा सीखी जाने वाली क्रिया को उनके होते होते पदों में, क्रिया प्रस्तुत अधिगम द्वारा सीखी जाने वाली क्रिया को उनके छोटे छोटे पदों में विभक्त करके सीखने में अति मार सफलता प्रदान की जा सकती है। अब भाई हम बच्चों को छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप लोग भी। भाई हमने एक प्लान किया कि हम छोटे छोटे पार्ट्स में अपनी सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमने प्लान किया कि आज हम 2 चैप्टर करेंगे, फिर अगले दिन फिर से 2 करेंगे, तो हम एक छोटा प्लान बनाएंगे कि भाई पहले हम ये 2 चैप्टर करेंगे, उसके बाद ही आगे दूसरे 2 चैप्टर करेंगे। इससे क्या होगा, जल्दी होगा और हमें रिवाइज करने पर वो चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाएंगी। इस सिद्धांत के प्रयोग से छात्रों को अपने अधिगम का स्वयं और व्यक्तिगत मूल्यांकन करने का अवसर मिलता है। इस सिद्धांत से क्या होगा, वैसे प्रयोग से छात्रों को स्वयं खुद ही वो अपना मूल्यांकन कर लेते हैं। अब हमने छोटे छोटे टास्क किए कि हम पहले 2 चैप्टर पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, तो जब हम रिवाइज करेंगे उसको तो हमें पता लगेगा कि हमें कितने क्वेश्चंस याद रहे। इससे क्या होगा, हमारा मूल्यांकन स्वयं हो जाएगा, हमें स्वयं पता लग जाएगा। यह सिद्धांत छात्रों में विशेषताओं को दूर कर अधिगम की वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाने पर जोर देता है। भाई यह सिद्धांत जो है छात्रों को विश्वासी, इससे क्या होगा, उनमें एक विश्वास जागेगा। अब आपने 2 चैप्टर पढ़े और उसमें 80% आपने याद रहा, तो आप में विश्वास आएगा कि हाँ ठीक है, वो 2 चैप्टर मेरे को याद हो गए हैं। इसी प्रकार से बच्चों में भी विश्वास की उत्पत्ति होगी। क्रिया अनुबंधन सिद्धांत की सीमाएं, क्रियानुबंधन की क्या सीमाएं हैं, आलोचना क्या है, दोष क्या है, अब इस बारे में पढ़ते हैं। आलोचना, पहले हम इसमें पढ़ेंगे आलोचना। इस सिद्धांत की शिक्षा में उपद्याता होते हुए भी कुछ दोष हैं जिनकी आलोचना समय समय पर होती रही है। भाई यह कारगर सिद्ध हुआ, लेकिन फिर भी इसकी कुछ आलोचनाएं हैं जो समय समय पर होती रही। जैसे स्किनर ने अपने प्रयोग कबूतर और चूहे पर संपादित किया और इन्हीं प्रयोगों के आधार पर क्रिया अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भाई स्किनर ने कबूतर और चूहे पर अपना
प्रयोग किया और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अतः यह सिद्धांत बुद्धिहीन अथवा कम बुद्धि वालों प्राणियों पर लागू होता है, लेकिन यह प्रयोग जो है या तो कम बुद्धि वाले हों या बुद्धिहीन हों, उन पर लागू होता है। बुद्धिमान, चिंतनशील एवं विवेकपूर्ण प्राणी पर नहीं होता है, लेकिन जो बुद्धिमान है और चिंतनशील है एवं विवेकपूर्ण है, उन पर लागू नहीं होता। तो यह इसकी विवेचना है। इस प्रकार का अधिगम आंतरिक न होकर बाह्य अधिगम है। प्रयोजन के प्रयासों से अन्य भी सीख मिलता है। अब ये कहता है कि जो यह प्रयोग है यह अंत नहीं है भाई, बाह्य है। हम बाह्य चीज़ों को देखकर सीखते हैं। सक्रिय अनुबंधन का क्षेत्र अत्यधिक सीमित है, लिमिटेड है। जो सक्रिय अनुबंधन है जिससे हम सीखते हैं तो वो एक लिमिटेड जगह है, जैसे विद्यालय, जैसे आपकी सोसाइटी, कुछ एक लिमिटेड जगहों पे, पुस्तकालय वहीं पे लिमिटेड है। बालक के समस्त प्रकार के व्यवहारों का शिक्षण सक्रिय अनुबंधन द्वारा नहीं हो सकता। यह कहता है कि बालक के समस्त प्रकार के व्यवहारों का, जो बच्चा उसके समस्त जो व्यवहार है उसका शिक्षण सक्रिय अनुबंधन द्वारा नहीं हो सकता। सारी चीज़ें सक्रिय अनुबंधन द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि समस्त प्रकार के व्यवहारों का पुनर्बलन तुरंत नहीं मिलता है। भाई सारी चीज़ें हैं जो उनका निवारण तुरंत नहीं मिलता है भाई, इसलिए यह नहीं हो सकता। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार जब तक शिक्षक बालक को भीतरी संरचना या अवस्था को सही सीख पाएगा एवं तब तक कक्षा में कोई भी शिक्षण अर्थपूर्ण नहीं होगा। अब ये कहते हैं कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना यह है कि जब तक हम बच्चे को अंदरूनी नहीं सीख पाएंगे या समझ पाएंगे तब तक इन शिक्षण विधियों का प्रयोग अच्छे से क्लास में नहीं हो पाएगा। निष्कर्ष, इस चीज़ का निष्कर्ष क्या निकला? स्किनर के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुक्रिया करना प्राणी का एक स्वाभाविक गुण है। इसमें यह निकल के आया कि जो प्राणी है उसका अनुक्रिया करना प्राणी का एक स्वाभाविक गुण है। जब भी इसे कोई आवश्यकता होती है तो वह उसके अनुसार क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है। स्किनर कहते हैं कि उनके प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि अनुक्रिया करना प्राणी का एक, वह कोई ना कोई क्रिया करता रहता है। जब जिस चीज़ की उसे आवश्यकता होती है उसी प्रकार की क्रियाएं करना प्राणी प्रारंभ कर देता है, जिससे कि उसे उसका पुनर्बलन होता रहता है और वह सीखता रहता है। अब एक बात और दोस्तों, कई बार यह भी आता है ऐसा थ्योरी, यह भी स्किनर की है भाई। यह थ्योरी किसकी है भाई? यह भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, देख लेते हैं।
यह थ्योरी भी स्किनर की है। ठीक है भाई। तो दोस्तों, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही हैं और CTET DSSB सभी में कारगर सिद्ध होगी। आप हमसे ऐसे ही बने रहें और आप अपने दोस्तों को लाइक शेयर करते रहें ये वीडियो, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें, जिससे कि हमें वीडियो बनाने में अच्छा लगे और हमें पता लगे कि आप क्या चाहते हैं, कैसी वीडियो चाहते हैं। और हमारी 9 बजे लाइव क्लास आएगी, जिससे कि आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।